डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो यह समझाता है कि लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए कैसे चुपचाप चालाकी से और अक्सर बिना बताए नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। इसमें कई ऐसी तकनीकें होती हैं जो इंसान की सोच, भावनाओं और व्यवहार को मोड़ सकती हैं, कभी तारीफ से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बार बार आपसे मदद मांगे और जब आप मना करें तो कहे, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, तो यह एक सूक्ष्म लेकिन असरदार ट्रिक है जिससे वह आपके गिल्ट को ट्रिगर करता है। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, जैसे नेता जनता को प्रभावित करने के लिए, सेल्स वाले आपको कुछ खरीदवाने के लिए, रिश्तों में पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ अपनी मनमानी के लिए। कभी कभी हम खुद भी बिना जाने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर बैठते हैं। यह इसलिए काम करती है क्योंकि इंसानी दिमाग कुछ खास भावनाओं जैसे डर, अपराध बोध, तारीफ और कंफ्यूजन से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसमें कुछ कॉमन तकनीकें शामिल हैं, जैसे गैसलाइटिंग, जिसमें सामने वाले को उसकी ही सोच पर शक कराया जाता है, तुम्हें याद नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, जहां सामने वाला बिना कुछ बोले गुस्सा दिखाता है ताकि आप खुद को गलत समझें। एक और चाल है प्लेजर पेन टेक्निक, जिसमें कोई पहले बहुत अच्छा व्यवहार करता है और फिर अचानक दूर हो जाता है, जिससे दूसरा इंसान कंफ्यूज होकर और ज्यादा जुड़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या डार्क साइकोलॉजी बुरी चीज है? असल में ये खुद में न अच्छी है न बुरी, यह एक टूल की तरह है। कोई इसका इस्तेमाल लोगों को मनाने या मोटिवेट करने के लिए करता है और कोई अपने मतलब के लिए। जैसे अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को दवा न खाने पर थोड़ा डराता है, अगर ये दवा नहीं ली तो हालत बिगड़ सकती है, तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक एथिकल उपयोग है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का तरीका है इसके बारे में जागरूक होना। जब आप समझेंगे कि कौन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो आप खुद को बचा पाएंगे। तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना, आत्मसम्मान बनाए रखना और जरूरत हो तो सवाल पूछना, ये सभी तरीके आपको इन ट्रिक्स से सुरक्षित रखते हैं। कुल मिलाकर डार्क साइकोलॉजी एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों की चाल पहचान सकते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इससे न केवल आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों और प्रोफेशनल जीवन को भी संतुलित और स्वस्थ बना सकेंगे। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को समझना। मानव व्यवहार को समझना डार्क साइकोलॉजी की सबसे जरूरी कड़ी है। अगर आप यह नहीं समझते कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और क्यों किसी खास तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उन्हें प्रभावित या समझ नहीं सकते। हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक कारण होता है और उसे जानने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति की साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट तक पहुंच गए। हम में से हर कोई बचपन, समाज, अनुभवों और संबंधों से बना होता है। यही चीजें हमारे डर, इच्छाओं और कमजोरियों को जन्म देती हैं, और यही वो हिस्से हैं जिनसे डार्क साइकोलॉजी काम करती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी सरफेस पर नहीं होता, वह उसकी अंदरूनी सोच और भावनाओं से नियंत्रित होता है। जब कोई गुस्से में चिल्लाता है तो जरूरी नहीं कि वह आपसे नाराज हो सकता है वो असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर रहा हो या अंदर ही अंदर डरा हुआ हो। डार्क साइकोलॉजिस्ट या माइंड रीडर इन छोटी बातों को गहराई से पढ़ना जानते हैं। वे लोगों के हाव भाव, शब्दों के चुनाव, आंखों की हरकतों और शरीर की भाषा से समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जैसे अगर कोई बार बार अपनी नाक छू रहा है या बार बार आंखें झुका रहा है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या असहज महसूस कर रहा है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है यह समझना कि दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। यह जानने से आप किसी को बेहतर समझ सकते हैं और चाहे तो सटली उनकी सोच को दिशा भी दे सकते हैं, बिना जोर डाले। यह ज्ञान आपको ना सिर्फ खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक स्मार्ट कम्युनिकेटर और ऑब्जर्वर भी बना देगा, जो किसी भी माहौल में लोगों को जल्दी पढ़ सकता है और सही फैसले ले सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखे, मैं भी लोगों को पागल बना सकता हूं, क्योंकि अगला चैप्टर और भी गहरा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को पागल बनाना सीखेंगे। तो बने रही वीडियो में। चैप्टर 3, मैनिपुलेशन टेक्निक्स, हाउ पीपल कंट्रोल अदर्स। मैनिपुलेशन की तकनीकें
लोग दूसरों को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैनिपुलेशन यानी किसी व्यक्ति के सोचने या व्यवहार करने के तरीके को इस तरह से बदलना कि उसे पता भी न चले कि वह किसी के प्रभाव में आ गया है। यह एक ऐसी कला है जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को आजाद समझता है, लेकिन असल में वह किसी और की सोच और चाहत के हिसाब से फैसले ले रहा होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है और कौन-कौन सी तकनीकें इसका हिस्सा होती हैं। सबसे आम तरीका है गिल्ट ट्रिपिंग। उदाहरण के लिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। इस एक लाइन से व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करता है और अपनी मर्जी के खिलाफ भी फैसले ले लेता है। एक और प्रभावी तरीका है गैस लाइटिंग। इसमें सामने वाले को उसकी ही सोच पर शक करवा दिया जाता है, जैसे तुम्हें याद नहीं, मैंने तो ये पहले ही कहा था, या तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी समझ और याददाश्त पर भरोसा खोने लगता है और मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक बेहद चालाकी भरी ट्रिक है। जब सामने वाला आपको बिना वजह इग्नोर करता है, बात नहीं करता, तो आप बेचैन हो जाते हैं और खुद को गलत समझने लगते हैं। फिर माफी भी मांगते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। कुछ लोग लव बॉम्बिंग करते हैं। शुरुआत में बहुत प्यार, ध्यान और तारीफ देते हैं, फिर अचानक ठंडे हो जाते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और उस व्यक्ति की अटेंशन पाने के लिए और भी प्रयास करता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है आपको यह सिखाना कि कैसे ये तकनीकें हमारे आसपास के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं और हम बिना जाने उनके शिकार बन जाते हैं। यह जानने से न केवल आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, बल्कि समय रहते सच को पहचान सकते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ परसुएशन। इन्फ्लुएंसिंग विदाउट फोर्स। राज बनाने का बिना जोर डाले असर करना। परसुएशन यानी किसी को कुछ करने या मानने के लिए मनाना, वो भी बिना दबाव या जोर डाले। यह डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा पहलू है जो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। फर्क बस इतना है कि जहां मैनिपुलेशन में चालाकी और धोखे की मिलावट होती है, वहीं परसुएशन एक साफ सुथरी कला की तरह होती है जो सही इस्तेमाल हो तो कमाल कर सकती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे लोग भाषा, शब्दों की ताकत और व्यवहारिक तरकीबों का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा। जब कोई व्यक्ति आपको भरोसेमंद लगता है, तब वो जो भी कहता है आपको सही लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई डॉक्टर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करे तो लोग ज्यादा जल्दी यकीन करते हैं, भले ही वह सच्चा हो या झूठा। रेसिप्रोसिटी भी एक जबरदस्त तकनीक है। यानी अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला अपने आप कर्जदार महसूस करने लगता है और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। यही तकनीक दुकानों में फ्री सैंपल देने से लेकर रिश्तों में उपहार देने तक में इस्तेमाल होती है। स्कार्सिटी का उपयोग भी जबरदस्त रूप से किया जाता है। जब हम सुनते हैं कि लिमिटेड ऑफर या सिर्फ आज के लिए, तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और हम सोचते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाने का तरीका है। इसके अलावा सोशल प्रूफ का इस्तेमाल भी असरदार होता है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जाने लगते हैं। अगर सब कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि कैसे इन तकनीकों को सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में बेहतर फैसले लेने और खुद को प्रेजेंट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर 5, भावनात्मक प्रभाव। नियंत्रण के माध्यम से भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। किसी के मन को समझना और फिर उसी की भावनाओं के जरिए उसे प्रभावित करना डार्क साइकोलॉजी की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। चैप्टर 5 इसी कला पर आधारित है, जहां बताया गया है कि कैसे लोग हमारे इमोशंस का इस्तेमाल करके हमें अपने मुताबिक बना लेते हैं। यह चैप्टर सबसे पहले यह समझाता है कि इंसानी दिमाग दो तरह से फैसले लेता है, एक लॉजिकल यानी तार्किक सोच से और दूसरा इमोशनल यानी भावनाओं के असर से। ज्यादातर केसों में लोग सोचते हैं कि वे लॉजिक से सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 80% फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं, फिर चाहे वो खरीदारी हो, किसी से रिश्ता जोड़ना हो या करियर का चुनाव। इस बात को जानकर ही कई लोग
दूसरों को अपनी बात मनवाने का रास्ता तलाश लेते हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध सबसे आसान इमोशनल हथियार है। अगर कोई आपको यह महसूस करवा दे कि आपने उसे दुख पहुंचाया है या आप अच्छे नहीं हैं, तो आप भीतर से टूटा महसूस करते हैं और अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले ही आपने कुछ गलत न किया हो। जैसे कई रिश्तों में लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, या अगर तुम चले गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसी बातें सुनकर सामने वाला भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल हो जाता है। फियर, डर भी एक बड़ी टेक्निक है। डर किसी भी रूप में हो सकता है, अकेले रहने का डर, रिजेक्शन का डर या फेल होने का डर। जो लोग इस डर को पहचानते हैं वे इसका इस्तेमाल करके लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को नौकरी खोने का डर दिखा दो तो वह अपनी मर्जी के खिलाफ भी ओवरटाइम करेगा। इसी तरह रिश्तों में डर दिखाकर लोग वफादारी की उम्मीद करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। शर्म एक और बहुत गहरी भावना है। किसी को शर्मिंदा महसूस करवा देना उसकी आत्मा तक को हिला सकता है। तुमसे ये भी नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे? ये वो वाक्य हैं जो न जाने कितनी जिंदगियों को मूक बना चुके हैं। जो लोग इस ट्रिक को समझते हैं वे दूसरों की आत्मा को ही तोड़ देते हैं ताकि वे सिर्फ उनके अनुसार ही काम करें। सिंपैथी का इस्तेमाल भी इसी तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा नरम तरीका है। जैसे कोई व्यक्ति आपको हमेशा अपनी तकलीफें बताता है, आपको गिल्ट फील कराता है कि आप उसके लिए कुछ करें, उसकी मदद करें, और आप भावुक होकर सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो समझिए वह आपको इमोशनल टूल बना रहा है। लव और अफेक्शन का इस्तेमाल भी इसी तरह किया जाता है। जब कोई आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, आपकी तारीफ करता है, आपको स्पेशल फील कराता है, तो आपके अंदर भी रेसिप्रोकेट करने की भावना आती है। लेकिन कई बार लोग इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं ताकि आप उनके बिना कुछ न सोच सकें। चैप्टर में बताया गया है कि इमोशनल इन्फ्लुएंस सिर्फ बुरे इरादों से नहीं होता। कई बार यह बचपन से सीखी गई आदत होती है। लोग ये नहीं जानते कि वे दूसरों को इमोशनली हर्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आप अपने आसपास हो रहे इमोशनल प्रभाव को पहचानें, समझें और उससे खुद को सुरक्षित रखें। साथ ही यह भी जरूरी है कि अगर आप इस शक्ति को समझ जाते हैं तो आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जैसे किसी का दुख सही समय पर सुन लेना, सहानुभूति देना, उसे भावनात्मक सहारा देना। यह पॉजिटिव इमोशनल इन्फ्लुएंस है जो लोगों को संभालता है, तोड़ता नहीं। अंत में यह अध्याय सिखाता है कि इमोशंस को समझना मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह उन्हें दिखाना है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, ताकि वे खुद सही निर्णय ले सकें। जब तक हम खुद अपनी भावनाओं के असर को नहीं समझेंगे, हम दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखे पार्ट 2, जिससे मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 ला सकूं। धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड।